नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा असर ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ता है, और वो है भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? चलिए इसी पर गहराई से नजर डालते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने आजकल दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या भारत वाकई अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा 300 बमों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है? अब देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स और SIPRI ये दुनिया के जाने माने थिंक टैंक्स हैं, और इन्हीं की रिपोर्ट्स इस पूरी चर्चा को हवा दे रही हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या है, और इसका मतलब क्या है भारत के लिए और दुनिया के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि इतना बड़ा विस्तार ये मुमकिन कैसे होगा? तो इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी में मिलता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। देखिए, पुराने जमाने के न्यूक्लियर बॉम्बों में एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल होता था, लेकिन आज की जो मॉडर्न न्यूक्लियर पावर हैं वो प्लूटोनियम की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मॉडर्न है, इससे बने हथियार छोटे होते हैं और उन्हें मिसाइल पर फिट करना भी आसान होता है। और यही है वो टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल सकती है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तमिलनाडु के कल्पक्कम में मौजूद ये रिएक्टर ही इस पूरे विस्तार का, कह सकते हैं कि तकनीकी दिल है। ये भारत को इतनी ताकत देता है कि वो अपने हथियारों के लिए जरूरी प्लूटोनियम खुद बना सके। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात तो कर ली, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्यों? भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इसकी जड़ें हमारे पड़ोस की जियोपॉलिटिक्स में हैं। ये ग्राफ देखिए, ये उस रणनीतिक माहौल को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जिसका सामना भारत के प्लानर्स हर रोज करते हैं। ये नंबर्स ये कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताते हैं, और ये एक आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा, ये वो अनुमानित संख्या है जो चीन 2030 तक हासिल कर सकता है, ऐसा US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है। तो बस यही एक नंबर भारत को ये दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक भरोसेमंद अब्स्ट्रैकरुंग यानी क्रेडिबल डिटेलेंस का आज के जमाने में क्या मतलब है। तो देखिए, यहां बात सिर्फ एक दुश्मन की नहीं है, असली चुनौती है 2 फ्रंट की। मतलब एक ही समय पर 2 न्यूक्लियर ताकतों चीन और पाकिस्तान से निपटने की तैयारी रखना। और जाहिर है ये चीज मामले को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर भारत 300 बमों का जखीरा तैयार करता है तो उसकी जो लंबे समय से चली आ रही न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं, उसका क्या होगा? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? पूरी दुनिया में भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की तारीफ होती है क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदार मानी जाती है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, नो फर्स्ट यूज यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, और दूसरा, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस मतलब सिर्फ उतने ही हथियार रखना जितने दुश्मन को रोकने के लिए जरूरी हों। लेकिन यहां पर एक पेंच है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो मिनिमम शब्द है ना, ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपका दुश्मन अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ले तो जाहिर है आपको भी अपनी मिनिमम की परिभाषा बदलनी होगी ताकि आपकी अपशरण हमेशा भरोसेमंद बनी रहे। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ बमों की गिनती का खेल नहीं है। असली ताकत तो इस बात में है कि इन हथियारों को कहीं से भी किसी भी हालत में दुश्मन तक पहुंचाया जा सकता है या नहीं। और यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर ट्रायड का। इसका मतलब है जमीन, हवा और पानी, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। जमीन से अग्नि 5 जैसी मिसाइलें, हवा से राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स, और पानी के अंदर से INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां। ये ट्रायड किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इस ट्रायड का असली मकसद क्या है? वो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करना। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन धोखे से पहला हमला कर भी दे तो भी उसके बाद आपके पास इतनी ताकत बची हो कि आप एक विनाशकारी जवाबी हमला कर सकें। ये क्षमता ही दुश्मन को पहला हमला करने से रोकती है। और हाल ही में भारत ने इसी दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, मिशन दिव्यास्त्र। अग्नि 5 मिसाइल का ये टेस्ट, इसने भारत की मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। ये हुआ है MIRV यानी मर्व टेक्नोलॉजी की वजह से। ये एक असली गेम चेंजर है। सोचिए, एक ही मिसाइल लॉन्च होगी लेकिन वो अपने साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, और हर वॉरहेड एक अलग अलग शहर या टारगेट को निशाना बना सकता है।
और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ज्यादा संख्या में छोटे प्लूटोनियम बेस्ड वॉरहेड्स की जरूरत पड़ सकती है। जाहिर है, जब भारत इतना बड़ा कदम उठाएगा तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। अलग अलग देशों से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न देश शायद थोड़ा नरम रुख रखें क्योंकि वो भारत को चीन के खिलाफ एक पार्टनर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इससे NSG मेंबरशिप जैसी डिप्लोमेटिक राह में मुश्किलें आ सकती हैं। और कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि इससे साउथ एशिया में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। तो अंत में तर्क यही दिया जाता है कि शांति ताकत के दम पर ही कायम रखी जा सकती है। लेकिन ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शक्ति का असली मकसद क्या है? क्या ये सफर विनाश की ओर ले जा रहा है या फिर ये निवारण यानी डिटरेंस के लिए एक जरूरी कदम है?